वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साईं बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में कितने प्रकार के विलयन होते हैं उन सब विलयनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशन यानी कि विलयन। अब विलयन क्या होता है यानी कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वो है जिसमें हम विलेय और विलायक को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनाते हैं, वो हमारा हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि विलयन। हम किसी भी चीज़ का विलयन बनाते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में सुना है कि हमने सबसे पहले इस H2SO4 का विलयन बनाया। विलयन बनाने का क्या मतलब होता है, विलयन जो होता है हमें तनु बनाना होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनाना होता है। लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय वो होता है जिस चीज़ को हमें मिक्स करना है यानी कि जिस चीज़ का हमें विलयन बनाना है, और विलायक वो होता है कि जिस चीज़ में हमें उसे मिलाना है। तो वो हमारा हो जाएगा विलेय और विलायक। ठीक है, विलयन को हम, जैसे कि विलयन है सॉल्यूशन दो पार्ट्स में होता है, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलेय होता है घुलनशील पदार्थ और विलायक होता है वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया शक्कर। शक्कर जो है यानी कि चीनी जो है वो है हमारी विलेय, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और पानी जो है, शर्करा का पानी जो है वो क्या हो गया, विलायक। अब शक्कर और पानी मिलके जो शक्कर का पानी बनेगा वो हमारा हो जाएगा शक्कर का विलयन, शुगर का विलयन। क्या हो जाएगा, शुगर का विलयन। तो ये हमारा हो गया विलेय यानी कि सॉल्यूट, और विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलेय हो गया घुलनशील पदार्थ और विलायक हो गया पदार्थ। घुलनशील पदार्थ और विलायक जो है, जो घुलनशील पदार्थ जिस पदार्थ में घुल रहा है उसको हम कहेंगे विलायक। ठीक है, अब विलेय पर आते हैं। तो विलेय यानी सॉल्यूट वो पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है या इसमें घुलने की प्रकृति होती है, यानी कि जिन चीज़ों में या जिन पदार्थ में घुलने की प्रकृति होती है वो हो जाएंगे हमारे क्या, विलेय यानी कि विलेय पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लिए हमने कि इतने टेम्परेचर पे ये घुलते हैं, है ना। तो जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है तो इसकी घुलनशीलता 21 है, 32 है, ये सब में अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि वाटर में अलग विलेय होगा, नाइट्रोजन में अलग होगा, इसमें अलग होगा, सब सारे के सारे इनमें जो घुलनशीलता होती है वो अलग होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, वाटर में अलग से घुलेगा 36, 36, 36, 37, 37, ये टेम्परेचर है ना। अब फिर आएंगे अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे जितने भी क्लोराइड और नाइट्रेट हैं ये होंगे सॉल्यूट यानी कि विलेय, यानी कि इनमें कौन सी प्रकृति होती है, इनमें घुलने की प्रकृति होती है, ना कि घोलने की प्रकृति होती है। विलायक में आते हैं तो विलायक एक ऐसे पदार्थ होता है जिसका उपयोग विलयन बनाने में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, यानी कि जिसका उपयोग सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है, विलयन बनाने में अत्यधिक किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विलेय वो होता है जिसकी कम मात्रा होती है और विलायक वो होता है जिसकी ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो हमारा हो जाता है सॉल्वेंट, है ना। अब सॉल्वेंट में टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो विलयन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, वैसे तो कितने होते हैं, तीन। एक होता है गैसीय विलयन यानी कि गैसों का विलयन, दूसरा होता है हमारा द्रव का विलयन यानी कि लिक्विड, और तीसरा हमारा होता है ठोस का विलयन। ठीक है, गैस का विलयन, द्रव का विलयन, ठोस का विलयन। गैसीय विलयन में क्या होगा कि गैस होगी, विलेय भी गैस होगी और विलायक भी गैस होगी, यानी कि गैसीय विलयन में क्या ही होगा, लिक्विड तो मिलाएंगे नहीं हम, है ना। तो गैस और गैस जब मिलेगी तो क्या होगा, एक विलयन बनेगा, और वो विलयन जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है और नाइट्रोजन भी हमारी क्या होती है, गैस होती है। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, विलयन। ठीक है, वो क्या होगा, गैसीय विलयन, उसको हम गैसीय विलयन कहेंगे। फिर सेकंड पे आएंगे हमारे फिर क्या होगा कि विलेय की जगह पे, विलेय यानी कि लिक्विड को हम गैस में मिला रहे हैं, तो वो लिक्विड जो हमारा गैस में मिक्स हो रहा है वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। यानी कि हम क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म होगा उसको हम नाइट्रोजन में मिलाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन में जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि द्रव और गैस यानी कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, नहीं।
यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण करने पर जो विलयन बनता है वो होगा गैसीय विलयन। लेकिन इस गैसीय विलयन में विलेय का काम कौन करता है और विलायक का काम कौन करता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है वो हमारा होगा विलेय, यानी कि सॉल्यूट, यानी कि जिसको मिलाया जा रहा है, और विलायक जो होगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो जिस सॉल्यूट को जिसमें हमें मिलाना, मतलब जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में मिलाना होता है, तो सॉल्यूट यानी क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये मिश्रण हो गया गैसीय विलयन का। अब क्या होगा, चलो हमने एक जगह गैस 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 मतलब विलायक के रूप में जहां जहां गैस यूज होगी वो गैसीय मिश्रण होगा, और विलायक के रूप में जहां जहां द्रव यूज होगा वो द्रवीय होगा, और विलायक के रूप में जहां जहां ठोस होगा वहां पे ठोसीय विलयन होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक तरफ सॉलिड ले लिया और एक तरफ गैस ले ली, यानी कि हमने एक तरफ कपूर ले लिया, ठीक है, कपूर को हमने नाइट्रोजन गैस में मिला दिया, मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, तो ये हमारा हो गया गैसीय सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिसमें कपूर जो हमारा होगा वो क्या हमारा होगा, विलेय होगा, और जो नाइट्रोजन गैस होगी वो हमारी क्या होगी, विलायक होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आएंगे द्रव विलयन पे। तो द्रव विलयन में सबसे ये बात आप याद रखें कि जिस प्रकार का विलयन बन रहा है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। जैसे कि अगर गैसीय विलयन बन रहा है तो गैस की मात्रा ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। तो हम वहां पे विलायक किसको रखेंगे, गैस को रखेंगे। और अगर द्रव की मात्रा ज्यादा होगी तो मतलब विलायक क्या है, द्रव है, और अगर द्रव विलायक है तो विलयन कैसा होगा, द्रव विलयन होगा। और ठोस की जगह पे अगर ठोस की मात्रा ज्यादा है और विलायक भी है तो जो विलयन होगा वो कौन सा होगा, ठोस विलयन होगा, ठीक है। तो ठोस और गैस का देख लिया। अब आते हैं द्रव विलयन पे। तो द्रव विलयन जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, गैस, यानी कि गैस और लिक्विड। अभी क्या था, गैस की सेम मात्रा ली थी हमने, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, लिक्विड को कम लिया, यानी कि लिक्विड की कम मात्रा ली और गैस की हमने ज्यादा मात्रा ली, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ठोस की भी कम मात्रा ली और गैस की हमने ज्यादा मात्रा ली, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, गैस की मात्रा हमने कम ली और द्रव की मात्रा हमने क्या ली, ज्यादा, ठीक है। तो द्रव विलयन में सबसे पहला एग्जांपल होगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन, कि वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन होती है, यानी कि H2O। तो द्रव क्या हुआ हमारा H2, यानी कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन का होता है 1, यानी कि जल में हमारी बहुत कम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मतलब द्रव विलयन में जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, जल में घुला हुआ एथेनॉल किस विलयन का उदाहरण है, जल में घुला हुआ एथेनॉल। तो हमें देखना है कि जल में घुला हुआ, तो जल में घुला हुआ मीन्स द्रव है, जल द्रव है, और एथेनॉल भी द्रव है, लिक्विड है, लिक्विड और लिक्विड मिलेंगे तो क्या होगा, द्रव विलयन होगा। अब इसमें से हमसे पूछेंगे विलेय क्या है और विलायक क्या है, तो जल में घुला हुआ एथेनॉल, ठीक है, क्या घुला है, एथेनॉल, तो ये हमारा विलेय हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, विलायक। जल हमारा विलायक हो जाएगा और एथेनॉल हमारा विलेय हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा द्रव और द्रव का हो गया। फिर आएंगे ये ठोस और द्रव, यानी कि हम किसी ठोस को, सॉलिड को जल में घोल रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज देखा है आपने, ORS का घोल जो आता है, ORS का जो घोल आता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे किसी को चक्कर वगैरह आते हैं या शुगर की कमी हो जाती है, शुगर की कमी मीन्स बॉडी में शुगर की कमी, तो हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच ORS का घोल लेते हैं, पानी में मिक्स करते हैं और ग्लूकोज का घोल बना के दे देते हैं, है ना। तो ग्लूकोज का घोल जो हम बना के देते हैं वो क्या होता है कि अब पानी हमारा कितना है, मतलब मान के चलिए 1 गिलास भर के पानी है, हम ग्लूकोज हम उसमें कितना डालेंगे, कितना ग्लूकोज डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 1 गिलास है, गिलास में 500 ml पानी है, ठीक है, यानी कि आधा लीटर पानी है, ठीक है। अब हमें इसमें ग्लूकोज मिलाना, तो हम इसमें कितना ग्लूकोज मिलाएंगे, सिर्फ 1 चम्मच ही मिलाएंगे ना, 1 चम्मच मिलाएंगे, यानी कि मान के चल लो 30 ग्राम मिला लिया, ठीक है। तो अब इसमें ये बताओ कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, वाटर की है कि ग्लूकोज की है। तो हम इससे ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो विलयन है वो किस प्रकार का, द्रव विलयन है या ठोस विलयन है, ठीक है। तो जो द्रव विलयन होगा वो 30 ग्राम का होगा और जो ठोस विलयन होगा वो 500 ml का होगा, है ना, ठीक है। जो ठोस होगा वो हमारा होगा कम
कम मात्रा में और द्रव होगा वो ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जल जो होगा वो ज़्यादा होगा और ग्लूकोज होगा वो कम होगा, तो वो ये हमारा हो जाएगा द्रव विलयन। ठीक है, अब बात आती है ठोस विलयन की। तो ठोस विलयन में क्या होगा, गैस कम होगी और ठोस ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन और पैलेडियम का विलयन बना दिया हमने। ठीक है, पैलेडियम धातु होती है, उसमें हमने हाइड्रोजन मिला दिया। ठीक है, जिससे वो स्थिर हो जाए, है ना। फिर उसके बाद हमने पारे का सोडियम के साथ अमलगम बना दिया। ठीक है, पारे का सोडियम के साथ, पारा मीन्स मरकरी होता है ना, तो मरकरी हमारा लिक्विड में भी होता है। तो पारे का हमने ठोस के साथ में ठोस यानी कि सोडियम, सोडियम यानी कि धातु, ठीक है, धातु के साथ में अमलगम बना दिया, यानी कि मिक्स करके एक अलग से पदार्थ बना दिया जिसको हम अमलगम कहेंगे। फिर आएंगे ठोस और ठोस का, यानी कि गैस का गैस में मिक्स धातु का धातुओं में मिलाना, धातु का धातु में मिलाना, जैसे कि तांबे को सोने में मिलाना, तांबे को सोने में मिला दिया हमने, है ना। इस तरीके से ये हमारे विलयन के प्रकार होगा, यानी कि विलयन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, एक गैस, एक द्रव और एक ठोस। ठीक है, जिसमें से जिस विलयन में जिस विलयन में गैस की मात्रा ज़्यादा हो वो गैसीय विलयन होंगे, और जिस विलयन में द्रव की मात्रा ज़्यादा हो वो द्रवीय विलयन होंगे, और जिस विलयन में ठोस की मात्रा ज़्यादा हो वो ठोसीय विलयन होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ये थे हमारे विलयन के प्रकार। इसके बाद आते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी तो हमने विलयन के प्रकार देखे, अब विलय की मात्रा के आधार पर देखते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा के आधार पे, है ना। सबसे पहले आ जाएंगे तनु विलयन। ठीक है, तो तनु विलयन क्या होते हैं, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होते हैं, जिसमें विलय की जो मात्रा होती है वो ज्यादा, विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, विलायक से। विलय की मात्रा किससे कम होती है, विलायक से। तो ये क्या हो जाएगा, तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन हो जाएगा। फिर सांद्र विलयन में आ जाएंगे तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें विलय की मात्रा को ज्यादा करना होगा और विलायक की मात्रा को कम करना होगा। ठीक है, यानी कि विलायक की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। फिर असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलय जो विलयन में विलायक में मिक्स नहीं होता है, मतलब मिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बीकर लिया, इसमें हमने रेत के बहुत सारे टुकड़े डाले वाटर में, थोड़ी देर घूमेंगे, बाकी नीचे आके तलछटी में बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठ गए यानी कि घुले नहीं है, तो ये हो जाएंगे असंतृप्त, यानी पूरी तरीके से नहीं घुलने वाले। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएंगे संतृप्त विलयन। तो जो विलय होंगे पूरी तरीके से विलय होंगे, यानी कि इसमें विलय की और विलायक की मात्रा सेम होगी। ठीक है, इसमें विलय और विलायक की मात्रा क्या होगी, सेम होगी, और ये पूरी तरीके से विलयन में घुल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि शक्कर और पानी का घोल, शक्कर और पानी का घोल। ठीक है, ये हो गया। अब अति संतृप्त विलयन में आएंगे। तो अति संतृप्त विलयन यानी कि पूरे विलय की बहुत ही कम मात्रा, विलय की बहुत ही कम मात्रा में क्या होगा, ये घुल जाएगा। यानी कि अति संतृप्त का कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप लोगों ने एक गिलास शुगर का पानी लिया, यानी कि शक्कर का घोल ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस शक्कर के पानी में हमने और वाटर ऐड कर दिया। क्या किया हमने, और वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड जैसे ही हमने किया तो इसमें क्या होगा कि शुगर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा। तो जो कम हुआ है यानी कि अति संतृप्त विलयन, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में विलय मिलाया जाता है जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अति संतृप्त विलयन। तो समझिए तनु विलयन वो होता है, तनु विलयन क्या होता है, जो जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है। ठीक है, सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से ज्यादा होती है। असंतृप्त विलयन जिसमें विलय अघुलनशील होता है, क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, नाम सील होता है। और संतृप्त विलयन में विलय घुलनशील होता है, और अति संतृप्त में विलय अति घुलनशील होता है। ठीक है, विलय क्या होता है, अति घुलनशील होता है। ये हो गया हमारे विलय की मात्रा के आधार पर घुलनशीलता। ठीक है, याद रखें विलय की मात्रा यानी कि सॉल्यूट की मात्रा के आधार पे हमने अभी ये किया है ना। इसके बाद आएंगे विलेयता।
अब जो हम विलय हुआ है इस विलेयता को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस विलयन में कितना विलय मिला है और कितना विलायक मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले विलेयता जान लेते हैं कि विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो किसी रसायन यानी कि किसी केमिकल में या किसी कंपाउंड में या किसी द्रव्य में घुल जाने की क्षमता को विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, विलय को या विलयन को घुल जाने की जो घुलनशीलता क्षमता होती है, जो क्षमता होती है, ठीक है, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। जैसे कि मान के चलिए किसी निश्चित ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर और प्रेशर पे हमने ना ही टेम्परेचर दिया और ना ही प्रेशर दिया, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की विलायक में विलेयता कहेंगे। यानी कहने का मतलब विलायक में कितना विलय घुला है यानी कि विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, उस मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, विलेयता। ठीक है, विलेयता का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, विलेयता का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, विलय की मात्रा निकालनी है। सबसे पहले हमें विलय की मात्रा निकालनी है, सॉल्यूट की मात्रा और विलायक की मात्रा, और इनटू 100 कर देना है, हमें विलेयता पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे पता चलेगी, जैसे मान के चलिए शुगर है, ठीक है, शुगर क्या है हमारा, विलय, तो इसकी मात्रा हमने ले ली 5 ग्राम। ठीक है, अब सेकंड आएगा विलायक की मात्रा यानी कि वाटर ले ली, तो वाटर हमने ले लिया 500 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि H2O वाटर ले लिया। अब इसमें हमें इसकी विलेयता ज्ञात करनी है, किसकी, शुगर की विलेयता ज्ञात करनी है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि शुगर में 5/500 इंटू 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 5 बन जा 5, तो विलेयता कितनी आ गई, 1, है ना। तो यानी कि 1 ग्राम विलेयता आ गई, यानी कि विलय पदार्थ की जो विलेयता है यानी कि हर 100 ग्राम में विलय की कितनी मात्रा घुल रही है, 1 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया, इजी था। यानी कि कह सकते हैं हम, जैसे अभी इसमें लिखा है कि 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, कितना, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की विलायकता कहते हैं। ठीक है, अब 100 ग्राम है तो अब इस ग्राम को हमें किसी लीटर वगैरह में तो कन्वर्ट करना नहीं, और अगर लीटर है तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 1500 लीटर है, ठीक है, 1500 ग्राम वाटर है, ठीक है, और 1500 ml वाटर है और 35 ग्राम शुगर है। ठीक है, अब इसकी विलेयता बताइए आप, तो इसकी विलेयता हम कैसे निकालेंगे, 35 इंटू 500 अपॉन 1500, 20 से 20 कैंसिल, 5 3 जा 15 और 35 अपॉन 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 और बचे कितने, 25, 3 7 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, तो 18.33 ग्राम। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम वाटर में कितनी 100 ग्राम वाटर में कितनी शुगर ऐड होगी, 18.33 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। बात आती है अब आते हैं विलेयता के बाद ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अभी ये हम लिक्विड पे थे, अब आएंगे हम ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ठोस जो होते हैं यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनको विलय करने के लिए कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले विलय और विलायक की प्रकृति। सबसे पहले हमें विलय और विलायक की प्रकृति यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानना होता है कि सॉल्यूट क्या है, यानी कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड है या सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। इनकी जो प्रकृति होती है इस प्रकृति को जानना होता है, क्योंकि जैसे अगर सॉल्यूट में सॉलिड है और सॉल्वेंट में लिक्विड है तो इनकी जो विलेयता होगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इनकी जो विलेयता होगी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी विलय हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान के चलते हैं, अगर सॉल्यूट में लिक्विड हो और सॉल्वेंट में हमारा सॉलिड हो तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ताप का प्रभाव, यानी कि ठोसों जब सॉलिड का जब हम विलयन बनाएंगे तो उसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा, टेम्परेचर का, यानी कि जब हम ताप बढ़ाएंगे
ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? विलेयता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जैसे कोई भी सॉलिड होगा, उसको हमने किसी लिक्विड के साथ में रखा, तो हम उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? उस ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता जल्दी जल्दी घुलेगा, जल्दी जल्दी घुलेगा। जैसे आपने शक्कर और चीनी का घोल भी देखा होगा, तो क्या होगा उसमें कि शक्कर और चीनी के घोल में हम उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं तो शक्कर बहुत जल्दी घुल जाती है, ठीक है। ऐसे ही हम आएगा दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव देने पर क्या होगा? दाब का प्रभाव देने पर ठोसों की जो विलेयता होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी? तो दाब का प्रभाव अगर हम देंगे, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा कि जो ठोस होंगे उनकी जो विलेयता है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब यहाँ पे भी दाब देने पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने प्रेशर दिया, हम टेम्परेचर भी दे रहे हैं और हमने प्रेशर भी दे दिया। तो जो हमारा सॉलिड है वो बहुत प्रेशर देने पर हमारा जो सॉलिड है वो डस्ट फॉर्म में जाएगा, यानी कि धूल जैसे कणों में विभक्त हो जाएगा और उसको विलय करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठोसों की विलेयता हो गई। फिर गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अभी तो हम ठोस की विलेयता, तो गैस की प्रकृति, सबसे पहले गैस का नेचर जानना होगा हमें, ठीक है। फिर द्रवों की प्रकृति जानना होगा, यानी कि कौन सा सॉलिड है उस सॉलिड की प्रकृति जानना होगा। फिर ताप का प्रभाव, वही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। फिर इसके बाद दाब बढ़ाने पर क्या होगा? यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर भी, प्रेशर बढ़ाएंगे अगर हम गैस की विलेयता पे, तो हम क्या होगा? गैस प्रेशर से कुछ करेगी? कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गैस हो गया। अब आएंगे विलयन की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रण क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। तो विलय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा आयतन में घुली रहती है, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। यानी कि विलय की मात्रा जो एक आयतन में घुली होती है, ठीक है, उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक गिलास पानी के लिए 2 चम्मच शुगर काफ़ी है, ठीक है। 2 चम्मच क्या है? शुगर जो है वो काफ़ी है। तो जो 2 चम्मच शुगर है वो क्या है? विलयन की सांद्रता है, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे विलयन की सांद्रता को हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत से, ठीक है। फिर इसके बाद आयतन प्रतिशत से, यानी कि हम द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल के भी हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। आयतन का प्रतिशत निकाल के भी, द्रव्यमान आयतन यानी द्रव्यमान और आयतन दोनों का प्रतिशत निकाल के भी कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन से भी निकाल सकते हैं, यानी कि विलयन का 10 लाख गुना भाग करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। मोल अंश से भी निकाल सकते हैं और मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता से भी हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आते हैं सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत पे। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? जो 100 ग्राम विलयन है हमारे पास, ठीक है, इसमें किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। यानी हमने देखा कि इसमें लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा और विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, है ना। तो 100 ग्राम है और जैसे विलय ले लिया हमने कोई सा भी, तो उसको पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि शुगर है जैसे, तो वो कितना है? मान लो 50 ग्राम है, ठीक है। और विलयन की मात्रा कितनी है? 500 ही मान लो, 500 ग्राम, ठीक है। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। इंटू हमने किया 100, 20 से 20 कैंसिल, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ग्राम। क्या हो जाएगा? 10 ग्राम। यानी कि विलय की जो घुली हुई मात्रा वो कितनी है? द्रव्यमान प्रतिशत में 10 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम में आएंगे। तो 100 मिलीलीटर, 100 ml विलयन में किसी विलय की घुली हुई ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अब यहाँ पे ml वाला आ जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि अगर ग्राम से पूछा है तो आपको द्रव्यमान निकालना है, और अगर ml में पूछा है यानी मिलीलीटर में पूछा है तो आपको आयतन प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का सॉल्यूट निकालना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि विलय का आयतन और यहाँ पे विलयन का आयतन, ठीक है। यानी हमने विलय का आयतन निकाला और विलयन का आयतन निकाला, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया आयतन प्रतिशत।
आयतन प्रतिशत के बाद अब हमें द्रव्यमान और आयतन दोनों का परसेंट निकालना है कि इसका द्रव्यमान कितना है और आयतन कितना है विलयन का। तो 100 ml विलयन में घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, यानी कि जो विलयन है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान यानी कि वही विलेय का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों का द्रव्यमान निकाल के, मास निकाल के हमें यहाँ पे इन 2 कर देना है 100। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट का और ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन का। लेकिन ये ध्यान रखें कि 100 ml विलयन में, यानी कि विलयन जो है वो ml में आएगा और जो विलेय की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, ग्राम में हो जाएगी। तो ग्राम को पहले ml में कन्वर्ट करेंगे, ml में कन्वर्ट करने के बाद इसे हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। अब आएगा पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी विलयन को 10 लाख भागों में बांट देते हैं। ठीक है, 10 लाख भागों में बांट देते हैं, इसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन या ppm। ठीक है, तो अब ppm में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वायुमंडल में प्रदूषकों की जो सांद्रता होती है, प्रदूषक यानी कि जो प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषक होते हैं, उनकी जो सांद्रता होती है वो म्यू से या ग्राम से या ml इनवर्स से या ppm से व्यक्त करते हैं। ठीक है, पार्ट्स मिलियन यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलेय का द्रव्यमान क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान और इनटू 10⁶, यानी कि 10 लाख भार गुना ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद आएंगे मोल अंश या मोल प्रभाष। तो विलयन में सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या का विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या निकालना है। तो विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो उसको हम डिफाइन करते हैं n से। किससे करते हैं, n से, है ना। और अगर विलयन होगा तो उसको भी हम n से ही करेंगे। अब विलेय में मोलों की संख्या जब हमें ज्ञात करनी है तो x आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हम x से इसको दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि x में हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या यानी कि n अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितने मोल्स हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि मोल ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि मान के चलिए विलेय के सॉल्यूशन, हमें विलेय के सॉल्यूट कितने हैं पता नहीं है, 8 मोल है। ठीक है, 8 मोल है और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 16। तो इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो x इजिकल टू जो निकला वो हमारा क्या जाएगा, सॉल्यूट, है ना। फिर हम क्या करेंगे, x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इजिकल टू 1 हो जाता है हमारा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्लस होगा यानी कि योग होगा वो हमेशा 1 में आता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी विलयन का निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, और अगर हमें किसी सॉल्वेंट के मोलों की संख्या निकालनी है तो मोल ऑफ सॉल्वेंट और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मोलरिटी पे, यानी कि मोलरता पे, है ना। तो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, मोलरिटी हमें निकालनी, इसमें हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे और विलयन का आयतन निकालेंगे। अब मोलों की संख्या हमें दी गई है, जैसे कि 0.5 मोल विलेय की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 मोल विलेय के विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, पूछ लिया। तो हमें विलेय के मोलों की संख्या तो पता ही है, कितनी है, 5 है। विलयन का आयतन कितना है, हमने लिया था 1000 लीटर यानी कि ग्राम, है ना। तो 5 का 100 से इंटू कर देंगे, जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मोलरिटी हो गई। अब मोलरिटी के बाद आते हैं मोललता। तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है 1 लीटर विलयन में, यानी कि 1 लीटर, है ना। और मोललता में क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम यानी कि kg विलयन में किसी मिले में मोलों की संख्या।
सेम एज इट इज़ वही होगा, लेकिन यहाँ पे केजी आ जाएगा और वहाँ पे लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें विलेय में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरता ज्ञात कीजिए तो हमें सबसे पहले उसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, और अगर मोलरता पूछी जाती है तो अगर केजी में है तो उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आएंगे नॉर्मलता पे। तो किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक में, ठीक है, ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में विलेय है, यानी कि विलेय की जो संख्या होती है, विलेय की ग्राम में जो संख्या होती है वो 1 लीटर विलयन में कितनी विलेय होती है, उस विलेय को हम नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होगा विलयन के प्रति विलयन के ग्राम पर लीटर में विलेय का द्रव्यमान, यानी कि हर लीटर में 1 लीटर के विलयन में हमें विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और फिर विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान दिया गया होगा उसको हमको अलग अलग कर देना है, मतलब डिवाइड कर देना है, और ये हमारा नॉर्मलता यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसका नाम था हमारा सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। तो विलयन क्या होता है, हमने जैसे कि अभी पढ़ा, तो विलयन क्या होता है हमारा, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट वो होता है जिसकी कम मात्रा होती है, और सॉल्वेंट वो होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपको डाउट्स हो रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा, बाकी इनके जो नॉर्मलता मोलरता वगैरह है, इन सब के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, कि हम इन सूत्रों को, इन फॉर्मूले को रख के क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि हम विलेय और विलायक पे थे, तो विलेय क्या होता है कि वह विलयन में जिसकी कम मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, विलयन में जिसकी कम मात्रा होती है वो विलेय होता है, और विलायक में जिसकी और विलयन में जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो क्या होता है, विलयन में जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो होता है हमारा विलायक। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो हमारे विलयन होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। बाकी जो इसका जो बाकी बचा हुआ है, अभी सॉल्यूशन में बहुत कुछ बाकी है, तो इसका भी आगे का जो है वो कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, बाकी थैंक यू।